कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री महावीर सिंह जी चौधरी। चौधरी साहब एक उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में कुछ बहुत जांबाज जो पुलिस ऑफिसर गिने जाते हैं उसमें से एक रहे हैं और उनकी वीरता के और उनके बदमाशों को, लिस्टेड रिकॉर्ड्स को और बदमाशों को मार गिराने की अप्रतिम गाथाएं बहुत सारी पुलिस के पन्नों में दर्ज हैं। इस समय 75 वर्ष के हो रहे हैं और बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। बीमारियां हैं या कुछ भी हैं, जो समस्याएं आती हैं उनको, वो जो उनका बहादुरी का जज्बा 20 साल की उम्र से था वो अभी भी कायम है और हम सलाम करते हैं इस जज्बे को, इस बहादुरी को। और मुझे लगता है कि वृद्धावस्था में यही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। आइए चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही सुनते हैं उनकी नौकरी की जुबानी। धन्यवाद। आज मुझे अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है। मैं 1975-76 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 76 में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुई। उस वक्त पुलिस में ये तमाम साधन नहीं थे जो आज पुलिस को मुहैया हैं। मुझे सबसे पहले अंडर ट्रेनिंग जब पोस्ट किया गया तो मेरे एसएसपी हुआ करते थे अजय राज जी। तो 9 महीने की सर्विस के बाद मौका मिलना शुरू हुआ, जो एंटी डकैत क्षेत्र था वो। तो उस वक्त जो चैलेंज दिए गए उसमें सबसे पहले घनश्याम डकैत था, वो इंटर स्टेट था, उसने कई पुलिस वालों की हत्या की थी। तो मुठभेड़ में उसे 2 घंटे की मुठभेड़ में उसे मारा। उसके बाद IS गैंग 32 था कल्लू डकैत का, उससे मुठभेड़ हुई। 17 घंटा गोली चलने के बाद उसे मार पाया। JL वर्मा मेरे एसपी थे और ऐसी सिलसिला चलता रहा। तो अंडर ट्रेनिंग में ही करीब 60-65 इनकाउंटर किए। मुझे अंडर ट्रेनिंग के बाद 1 साल में ही चार्ज मिल गया। मैं पहला सब इंस्पेक्टर था जिसे 1 वर्ष के अंदर पुलिस में सब इंस्पेक्टर से थानाध्यक्ष बनाया गया। 1 साल की नौकरी में? हाँ। ऐसा कैसे हो सका? अब वो काम किए अधिकारी लोग जानते थे कि हमें इनसे और काम लेना है या मेरी कार्य पद्धति ऐसी होगी जी, तो इसलिए उन्होंने ये थानाध्यक्ष बनाया। उसी वक्त फूलन देवी, घनश्याम, मलखान ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे जी। तो तमाम डकैतों का उस वक्त भी सफाया किया। तो 5 वर्ष हमीरपुर में सर्विस करने के बाद मैं जालौन गया। उस पर सबसे बड़ी पुलिस समस्या फूलन देवी थी जी। तो उसमें भी बहुत काम किया, लेकिन वो मध्य प्रदेश में सरेंडर हो गई तो वो उसका सफाया नहीं कर पाया जी। फिर वहां से मुझे घनश्याम डकैत के ऑपरेशन में मैनपुरी भेज दिया गया जी। ऐसे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी में उस पर करीब बाद में सभी गैंग मारे गए जी। और मेरा ट्रांसफर फिर जौनपुर हो गया। वहाँ से प्रमोशन हुआ, इंस्पेक्टर हो गया। बनारस में रहा, लखनऊ में रहा, इलाहाबाद में रहा। वहाँ भी कई मुठभेड़ें हुई। बनारस में कई 8-10 मुठभेड़ें हुई, वहाँ भी डकैतों को मारा। इलाहाबाद में भी 8-10 मुठभेड़ हुई, वहाँ भी डकैतों को मारा, बदमाशों को मारा। उसके बाद ये पुलिस में बहादुरी किस्से तो बहुत होते हैं और तमाम सब इंस्पेक्टर ऐसे भी थे जो शहीद भी हुए, साथ के तमाम कट रहे थे। चौधरी साहब, एक सवाल
बीच में। ये फोर्स में 10-12-15 हज़ार सब इंस्पेक्टर्स हुआ करते हैं। ऐसे कुछ बहुत बिरले लोग जो होते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि वो सफलता की आयाम या इतनी बहादुरी से जो है वो लड़ते हैं और करते हैं? इसके अंदर क्या जज्बा, क्या चीज़ ऐसी होती है, होनी चाहिए, जो कि आपको एक अलग जगह पहुंचाती है? मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी जो पैदाशी होता है और उसमें जो बहादुरी भरी होती है जी, तो जब पुलिस में जाए या आर्मी में जाए, जहाँ भी जाता है, तो ये फैक्टर बहुत काम में आता है जी, और मुझे तो आप यूँ समझ लीजिए, मैं जब से पैदा हुआ हूँ जी, तो पैदाशी गुण रहा भगवान की कृपा से, हाँ, और इसीलिए मुझे पुलिस की जॉब पसंद थी। जी, तो ये तो जज्बा जो होता है बहादुरी का पैदाशी होता है, जी, ट्रेनिंग से तो इसे निखारा जा सकता है। तो लेकिन बहादुरी किसी दुकान में नहीं मिलती कि दुकान खरीद ले आइए और बिल्कुल बिल्कुल ये सिखा कहीं दें। से आती नहीं, ये सब पैदाशी होती है। जी, तमाम कावड़ भी पैदा होते हैं जो कंप्रोमाइज करते हैं नौकरी में, जी, हैं, तमाम बदमाशों से कंप्रोमाइज करके चलते हैं, तो ये नासूर है पुलिस जी, के लिए। जी। मेरे ख्याल में तो ये सब पैदाशी है। इसके पहले तो आपका ये जो शरीर स्वस्थ हो, सुनते हैं आपका, आप रेसलर हुआ करते थे अपने नौकरी के पहले के दिनों में, जी। वो क्या, उसको भी संक्षेप में शेयर करेंगे? जी, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने कुश्ती में मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा और ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में भी मैंने प्लेस दी। तो और उसके बाद मैं एथलीट भी था। जी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, जी, कानपुर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, और कबड्डी में मैं यूपी पुलिस में खेला, और मैंने कानपुर लखनऊ दोनों यूनिवर्सिटी में मैं कैप्टन रहा। जी, तो शुरू से ही मैं स्पोर्ट्समैन था, मेरी पिरवत खिलाड़ी की थी। जी, लेकिन पुलिस में आने के बाद लोगों ने समझाया कि ज़्यादा खेलोगे तो पुलिस में फिर आगे बढ़ने के चांस है, खेलते ही रहोगे। जी, थोड़ा उधर से खेल से मुख मोड़ लिया था, पुलिस में पूरी दिमाग लगा के जी। पुलिस की सेवा की। अच्छा, ये जो बहादुरी है जिसको आपने कहा कि जो एक पुलिस में सक्सेस का एक वो होता है, इस बहादुरी के और अन्य क्या लाभ और नुकसान रियल लाइफ में होते हैं? फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में, अड़ोस पड़ोस और गांव से अगर आपका संबंध होगा, वहाँ शहर, इसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने फील किए? ये जनून होता है, जैसे पुलिस की नौकरी में काम करने के लिए बहुत मौके मिलते हैं जी, और कोई भी पुलिस वाला अगर उन मौकों को भुनाता है जी, तो वो बहादुरी में परिलक्षित हो जाते हैं। जी, अब आप देखने को देखिए, आज भी तमाम माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, जी, तो वहाँ हमने देखा, मैं बनारस में रहा हूँ, वहाँ तमाम मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, फलाना ठिकाना, तो मैंने वहाँ भी नौकरी की है, जी, तो मैं हावी रह के उन पर रहा हूँ। जी, मैंने इलाहाबाद में नौकरी की है तो अतीक को 2 बार बंद किया है, जी, उस पर घर पे चढ़ के मैंने गोलियां चलाई हैं, भागा है छोड़ छोड़। तो हमें तो ये मजा आता था कि लोग जाने के पुलिस में लोग ऐसे हैं। जी, और आज पुलिस की जो भी प्रतिष्ठा बनी हुई है, जी, जो चंद बहादुर लोग हैं उनकी वजह से। उन्होंने जो साख स्थापित की थी। हाँ, जी, तमाम IPS भी ऐसे हैं, जी, जैसे बिजलाल जी रहे हैं, विक्रम सिंह साहब रहे हैं, हैं, बड़ा बहादुर थे, अरुण झा भी थे आए लखनऊ में। जी, ये लोग बड़ा बोल्ड अफसर रहे जी, हैं। जी, तो वो IPS हो चाहे PCS हो या वो नॉन ग्रेजुएट हो, जी, तमाम अधिकारी ऐसे मिल जाएंगे जांबाज होते हैं और वो कुछ करके गुजरने की क्षमता रखते। जी। मेन बात ही रिटायरमेंट की बात की जिंदगी, आपको तो 60 साल में रिटायरमेंट को आज 15 साल हो गए, इसमें क्या अनुभव रहा? देखिए, इसमें ये रहा, मैं जब रिटायरमेंट मेरा होने वाला था तो मैं तब भी नेशनल स्तर पे 2 बार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाया हूँ रेसलिंग, उसमें स्विमिंग में। अच्छा, हाँ जी, 3 साल लगातार। लेकिन उसी दौरान मेरी किडनी खराब हो जाती, ओके, और उस वक्त मैंने काफ़ी को दवा वगैरह कराई, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। जी, ट्रांसप्लांट की भी बात आई तो कोशिश की, फिर हमने इसलिए छोड़ दिया कि उम्र ज़्यादा हो रही है, जी, तो डायलिसिस से ही काम चलेगा। कई लोगों से राय भी ली। किस सन की बात है ये? ये है 2017 की। अच्छा, 5 साल पूर्व। 5 साल हो गए। तो डायलिसिस तो 6 एक साल हो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो हर हफ्ते में 1-2 बार करना हाँ, होता है? जी, हफ्ते में 2 बार मेरी डायलिसिस होती है, लेकिन मैं त्योहार समझता हूँ उसे। अच्छा, हाँ, वाह, इसलिए समझता हूँ कि अब उसमें रोने धोने से कुछ मिलता नहीं जी, है। या तो ट्रांसप्लांट मोस्टली सक्सेस नहीं होते। हाँ, नहीं होते। देखिए, जेटली जी चले गए, सुषमा स्वराज चली गई, अमर सिंह चले गए, इन पर पैसे की कमी थी नहीं जी, है जब। तो मैंने अच्छा यही समझा कि जब तक है ईश्वर कृपा तो चल रहे, तो 2 बार होती है, 3 बार जब भी हो
तो वो 4 घंटे की होती तो मैं सही मानिए मैं उसे त्योहार समझ के ही जीता हूँ। वाह वाह। अब तमाम लोग ऐसे आते हैं, वो रोते गाते हैं, समझाता हूँ मैं जी कि अब जो होना है, जिंदगी की मौज ले ली है जी। तो ईश्वर को समर्पित करो, अपना इलाज कराओ। हम्म। अब इतना अच्छा है कि गवर्नमेंट इतना खर्चा दे देती है जी तो इलाज सुचारू रूप से चल सके, जी तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि डायलिसिस होती है। जी। जीवन जी रहा हूँ, जो भी काम है वो कर रहा हूँ। लखनऊ में रहता हूँ, हफ्ते में 1 बार इटावा जाता हूँ। अच्छा। हाँ, डायलिसिस के बावजूद। वाह। तो अब और बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा हूँ, कोई काम में बाधा नहीं है जी और मैं सब किडनी के पेशेंट्स से यही कहता हूँ और कहना चाहूंगा जी कि मर्ज कोई भी हो से लड़ते रहो। जी। वो असल में एक आपको जो बहादुरी का जज्बा है, लड़ने के लिए भी ताकत वो चाहिए, वो बहादुरी तो अब चाहिए। भी है जी जी। वो तो अब भी है जी और लड़ने का जज्बा है, इसीलिए लड़ रहा हूँ बीमारी से, जी। नहीं तो नहीं लड़ पाता मैं। हाँ, एक बार आपने ये भी जिक्र किया था कि मरीज आपके थे काफी डिमोरलाइज हो जाते हैं कुछ। मैं देखता हूँ कई मरीज मेरे साथ डायलिसिस करते करते कराते चले गए, जब जी। पूछता हूँ भैया कहाँ गए, बोले साहब तो गए। हाँ हाँ, हाँ। तो डरना नहीं चाहिए। हम्म। अब एज तो आदमी 20-20 साल तक डायलिसिस करा के जिंदा रहता है, जी 20 साल 25 साल ऐसे लोग भी हैं। हाँ। लेकिन अगर बीमारी हो जाए, इलाज होता है तो इलाज को इलाज की तरह करिए तो आप जीवन बहुत लंबा होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से सेल्फ बिलीफ और बहादुरी और ये सब चीजें बहुत ऐसी होती हैं, इससे जिजीविषा जीवित रहती है, जीने की क्षमता। जहाँ जीविका रहती है वो है। अब मैं जीना चाहता हूँ तो जीने की कोशिश करता हूँ। जी। रिटायरमेंट के बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आ रहा है, ये जो घर के फाइनेंसेस होते हैं, अक्सर बुढ़े लोग प्रेम में अपने बच्चों को देने लगते हैं और फिर परेशान होते हैं। अभी घर के फाइनेंसेस पर आपका कंट्रोल अपना है कि आपने दे रखा है कुछ लोगों को? नहीं, पूरा मेरे पास है जी। और मैं हर वृद्ध आदमी से कहना चाहूंगा कभी भी अपने अधिकार, अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए। जी। पुत्र हैं, जरूरत है तो उनको दे दो, जी। लेकिन समर्पण मत करो। मेरे ख्याल से वो एक मेंटल स्टेट होती है। यस। कि आपने सकम कर दिया तो फिर आप उनके डिक्टेट्स पर और वो जो सलाह देंगे, परामर्श क्या, वो तो निर्देश देने लगते हैं फिर। हाँ, वो सब है। वो तो है। सारी संपत्ति पर, चल अचल पर आपका मेरा पूर्ण अधिकार नियंत्रण है अपना। और भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। जी मेरे जो फादर थे वो जमींदार थे बहुत बड़े। जी मेरे दाऊ उस जमाने में MP रहे, MLA रहे हैं सन 37 में। जी। चचेरे भाई मेरे MP रहे, MLA रहे हैं। जी। तो हम लोग लैंडलॉर्ड हैं, तो इस चीज की कोई कमी अच्छा, नहीं। जमीनों की हिफाजत करना भी गांव में एक समस्या है, ये कैसे संभव है? इसको कैसे आप कर लेते हैं इस स्थिति में? नहीं, हमारा परिवार बहुत दबंग है जी। हम लोग जमीन जायदाद को कोई नहीं करता। नहीं सोच सकता। गांव से आमदनी भी होती है बहुत अच्छा। ठीक। तो एक नज़र गांव में है, एक डायलिसिस सेंटर पर है, एक लिविंग पर है और एक खुश रहने पर है। देखो, खुश आप तो जिंदगी से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। आदमी खुश तभी रहता है जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो। जी। आजकल बहुत महंगाई का जमाना है जी। तो जो आदमी सर्विस करता है उसे कुछ पैसे बचा के रखना चाहिए जी। जो आपके जीवन यापन में काम आए। जी। तो भगवान पेंशन भी देता है, खेती बाड़ी से भी आ जाता थोड़ा बहुत। जी। जो लड़कों की आवश्यकता है बच्चों की वो पूरी करता हूँ, अपनी पूरी करता हूँ। बहुत अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जी। आप ये भी और बताइए कि आप भी लोगों से मिलते होंगे अपनी आयु के, 60 साल से 70 साल के लोगों के, लोग क्यों नहीं खुश रह पाते? इसमें कुछ उनका दोष है या परिस्थितियों का है? क्या कारण है? खुद का भी दोष है, परिस्थितियों का भी, दोनों चीजें होती हैं। जी। कभी कभी आदमी को ऐसी चीजें हर्ट कर जाती हैं जी। जो आशा करता अपनी औलाद से कि मेरे अनुरूप नहीं चल रहे, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे गार्जियन को बहुत झटका लगता है। जी। और तो मेन चीज हमारे ख्याल में तो ये, जब आदमी वृद्धावस्था में होता है, परिवार से अगर खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है। और ये एक इमोशनल इशू है और बच्चों का, बच्चों की जैसी प्रवृत्ति और प्रेरणा उनको होगी। बस आदमी जीते इसलिए है, चाहे कितना उस पर पैसा हो, जी, कितना ही धन हो, आखिरी में उसको सबसे ज्यादा मोह अपनी औलाद से होता। अच्छी निकल जाती है तो खुश रहता है आदमी थोड़ा उसका। इसके लिए भी क्या आदमी खुद जिम्मेदार नहीं है? आपने क्या संस्कार बच्चों को कैसे दिए, नियंत्रण कैसे रखा, क्या किया? बिल्कुल है, बिल्कुल जी, बिल्कुल है। लेकिन आजकल माँ बाप के पास, हम सोचते हैं कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है। टाइम तो आपके पास भी कहाँ रहता था? पुलिस की नौकरी में है और आप जब दिन रात भर डकैतों को चेस करते होंगे समय, लेकिन उसके बाद भी एक पारिवारिक परंपराएं और संस्कार जैसे आपने चला रखे हैं। मेरी गलती थी जी, उस तरीके में बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया, ये मेरी गलती थी जी। और वो थोड़ा मैं महसूस करता हूँ जी कि मैंने समय नहीं दिया, बहुत गलती की जी।
लेकिन संस्कार फिर भी बच्चों को दिया भी, बच्चे आपका ध्यान इतना रखते हैं। तो बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी डायलिसिस के लिए मेरे छोटे बच्चे ने नौकरी छोड़ दी। वाह। उसे 1 लाख से ऊपर तनख्वाह मिल रही थी जी। तो उसने कहा पापा बीमार दिल्ली में था और उसने नौकरी छोड़ दी, अब केवल मेरी सेवा करता, मेरे साथ रहता। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो आप कोई और संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आपने हमें बुला के इतना सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। ये मेरी बातें लोगों तक पहुंचे। जी नहीं, आज देखिए कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने बताया कि बहादुरी तो कहीं मिलती नहीं, जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है नहीं है। तो बेचारे जिन लोगों में बहादुरी नहीं है वो सोच समझ के कुछ बहादुरी जैसा प्रयास करें तो शायद कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा ये बात जो आप कह रहे हैं बड़ी ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है लोग परेशान इसलिए रहते हैं, घर में वित्तीय संसाधनों पर, चल अचल संपत्तियों पर नियंत्रण अपने जीवित रहते नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी बात, भगवान में विश्वास, पूजा पाठ, शरीर अच्छे से रखिए, उसका ध्यान रखिए। तो ये बड़ा जरूरी है वृद्धावस्था में। नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो आदमी बहुत सचेत रहना चाहिए जी। और ये बीमारी हो गई मुझे जी, लेकिन मैं अभी बहुत स्वस्थ हूँ जी। हर व्यक्ति को अपने बच्चे को संस्कार में भी डालना चाहिए कि वो शरीर अपना ठीक रखे जी और स्वस्थ रहे। बहुत बहुत चौधरी साहब का धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। हम लोगों ने अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू इस तरह नहीं लिया था और उनके आपसे आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। आपको बहुत लंबी दीर्घायु आप हों, आप खुश रहें और अपने इसी तरह आपका मानसिक स्वास्थ्य बहादुरी के साथ तदाद में स्थापित करता है और शाश्वत रहे, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।